फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में केंद्रीय बजट 2021-22 की मुख्य बातों को देखेंगे। साथ ही साथ बिहार राज्य को इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं और बिहार की कौन सी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। इस वीडियो के हम आखिरी सेक्शन में हमने एक पेज का हैंड रिटन नोट्स बनाया है, उसके तहत उसमें देखेंगे। हमने हिंदी वाले PDF को लिया है ताकि आप जब मुख्य परीक्षा देने जाएं तो आपके पास शब्दावली के चयन में दिक्कत ना हो। आप अर्थव्यवस्था के जो शब्द होते हैं उन शब्दों के हिंदी आपके पास उपलब्ध हो। 2021 का जो बजट यानी कि 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया देश का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट है। याद रखिएगा, इस बार जो इकोनॉमी सर्वे भी आया था वो पहला डिजिटल इकोनॉमी सर्वे था और इस बार का बजट भी पहला डिजिटल केंद्रीय बजट है। इस बजट में मुख्य रूप से सरकार ने 6 क्षेत्रों पर फोकस किया है: स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नव जीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। अगर हम बात करें स्वास्थ्य और खुशहाली के क्षेत्र की, तो अगर आप स्वास्थ्य और खुशहाली के क्षेत्र की बात कीजिएगा तो बजट में 2,23,846 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान रखा गया है, जबकि 2020-21 में यह था 94,452 करोड़, यानी उसकी तुलना में 137% वृद्धि की गई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे जब भी आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के प्रयास को लिखेंगे, तो इस तरह के डेटा का आप यूज कर सकते हैं कि सरकार ने कोरोना के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में 137% की बजटीय वृद्धि की है। इसके बाद स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए जो 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, निवारक, उपचारात्मक और सुधारात्मक, तीनों पर ध्यान देने का सरकार ने फैसला किया है। कोविड-19 के जो टीके हैं उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए की एलोकेशन किया गया है। इसके साथ ही साथ मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में 5 राज्यों के साथ देश भर में आ जाएगी, जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकता है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य प्रणालियों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इन योजनाओं को आप याद रख लेंगे। अब जब भी सरकारी प्रयास में मुख्य परीक्षा में अगर इस तरह के कुछ लिखते हैं तो इन चीज़ों का आप उल्लेख जरूर करें। के लिए 64,180 करोड़ रुपए का व्यय किए जाएंगे। एक नई केंद्र प्रायोगिक योजना जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त शुरू किया जाएगा। मिशन का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कार्य किए जाएंगे उसका विस्तृत विवरण इसमें दिया हुआ है। आप इस डॉक्यूमेंट को खुद से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं मेन चीज़ें बताता जा रहा हूँ आपको। इसमें एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल शुरू करने की बात की गई है। इसके साथ ही साथ पोषण की बात करें तो मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ होगा। 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए सुदृढ़ीकृत कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी। जल आपूर्ति का सर्वव्यापी कवरेज इसको बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए 5 वर्ष में 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है। 2 करोड़ 86 लाख परिवारों को नल कनेक्शन, सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वसुलभ जल आपूर्ति, 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको कभी स्वच्छ भारत पे निबंध लिखना हो या इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं। एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाना, वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी। स्क्रैपिंग की नीति लाई गई है, जिसके तहत पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति, ठीक है। ऑटोमोटिव फिटनेस सेंटर से फिटनेस जांच निजी वाहनों के लिए 20 साल के बाद और जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए 15 साल के बाद। दिसंबर 2023 तक जितने भी ब्रॉडगेज मार्ग हैं उन्हें 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके साथ ही साथ सरकार मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो दो नई प्रौद्योगिकी को लागू करने पर आम लोगों को काफ़ी कम कीमत पर और पहले जैसा अनुभव देने वाली मेट्रो रेल प्रणाली देना चाहती है। यह प्रणाली, अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि टीयर 2 और टीयर 1 के शहरों के आसपास बसे इलाकों में आसान और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। अगर हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बात करें तो उज्ज्वला योजना का विस्तार कर इसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अगले 3 वर्ष में 100 अन्य जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। इंश्योरेंस सेक्टर में देख लेते हैं तो बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि 49% से बढ़ाकर एफडीआई की सीमा 74% इंश्योरेंस सेक्टर में की गई है। कृषि सेक्टर से देख लेते हैं तो सभी जिन्सों के लिए उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना। खरीद के में काफ़ी बढ़ोतरी के कारण किसानों को भुगतान में न्यूनतम बढ़ोतरी हुई है। आप इसे देख सकते हैं, चार्ट के माध्यम से इन्होंने दिखलाया है। गेहूं, चावल और दालों का 13-14, 19-20 और 20-21 में किस तरीके की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इन आंकड़ों को आप याद कर लेंगे कि कृषि क्रेडिट को बढ़ाकर 16.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन ध्यान केंद्रित क्षेत्र होंगे। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई निधि दोगुनी करके 10,000 करोड़ रुपए किए गए हैं। यानी कि जो ये 3 फैक्ट है आप इसे याद कर लेंगे कि कृषि क्रेडिट को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। बुनियादी ढांचा विकास निधि 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़, सूक्ष्म निधि सिंचाई निधि 10,000 करोड़ रुपए किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जल्दी खराब होने वाले 22 उत्पादों तक विस्तारित, ताकि कृषि और संबद्ध उत्पादों में जो मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिले। इसके साथ ही साथ ई नैम के माध्यम से लगभग 1.68 करोड़ किसानों को पंजीकृत किया और 1.14 लाख करोड़ रुपए मूल्य का व्यापार किया। साथ ही साथ 1,000 और मंडियों को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाने के लिए ई नैम के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस फैक्ट को आप याद करेंगे कि 1,000 मंडियों को और नए सिरे से इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट में 15,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो कि इस वर्ष के बजट के अनुमान का दुगना है। अगर हम मानव पूंजी और पुनः शक्तिवर्धन की बात करें तो 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद अगर उच्चतर शिक्षा की बात करें तो भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने को लेकर इस वर्ष विधान पेश किया जाएगा। सभी सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई शहरों में छत्रक संरचनाओं की स्थापना की जाएगी, यानी कि सैटेलाइट सेंटर खोले जाएंगे जिससे बेहतर समन्वय हो सके। इस उद्देश्य के लिए एक ग्लू ग्रांट अलग से रखा जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल खोले जाएंगे। ऐसे स्कूलों में इकाई यूनिट की जो लागत है उसे बढ़ाकर 38 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही साथ पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ाकर 48 करोड़ कर दिया गया है। 5वां पिलर है रिसर्च का और डेवलपमेंट का। उसमें इन्होंने क्या रखा है कि भुगतान के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की प्रस्तावित योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए, प्रमुख भारतीय भाषाओं में शासन और नीति से संबंधित ज्ञान को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की शुरुआत की पहल की गई है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा PSLV CS-51 को छोड़ा जाएगा, जो अपने साथ ब्राज़ील के अमेजोनिया उपग्रह और कुछ भारतीय उपग्रहों को लेकर जाएगा। गगनयान मिशन गतिविधियों के तहत
4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहला मानव रहित प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में होगा। इसके साथ ही याद रखिएगा कि गहरे महासागर मिशन सर्वेक्षण अन्वेषण और गहरे महासागर की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 5 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो हमारा लास्ट पिलर है, यानी कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों में सुधार के उपाय किए जाएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक नर्सिंग व्यवसाय में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया। भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इन आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में। असम और पश्चिम बंगाल में चाय बागान कामगारों के विशेष रूप से महिला और उनके बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। इस बार का जो बजट अनुमान है वो 34.50 लाख करोड़ का है। यानी बजट अगर पूछा जाए कितने का है तो 34.50 लाख करोड़ का बजट है, जो कि पिछले की तुलना में जो 30.42 लाख करोड़ का था उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद 2021-22 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% अनुमानित है। 6.8%। अगले वर्ष के लिए बाजार से सकल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके बाद वित्त विधेयक के माध्यम से भारत के फुटकर व्यय कोष को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए किया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 21-22 के दौरान राज्यों को जीएसडीपी के 4% कुल उधारी प्राप्त करने की मंजूरी दी गई है। जब भी केंद्र राज्य संबंधों की बात आएगी तो इस तरह के आंकड़े उपयोगी हो जाते हैं। इसके बाद कुछ शर्तों के साथ जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधारी की सीमा भी प्रदान की गई है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को 2023-24 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% तक लाना है। अगर हम कर वाले प्रावधान में जाएं तो कॉरपोरेट कर की दर कम कर विश्व में सबसे कम स्तर पर लाया गया है। ये उपलब्धियां की बात करें। इसके बाद 2014 से आयकर दाखिल करने वालों की संख्या जो है वो 3.31 करोड़ से बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हो गई है। यानी कि आयकर दाताओं की संख्या लगभग दुगनी तक पहुंच गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है तो बजट में 75 वर्ष की आयु या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने में राहत प्रदान की गई है। अब क्या होगा कि भुगतान करने वाला बैंक उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती कर लेगा खुद से। इसके बाद विवादों को कम करने के लिए, समाधान आसान बनाने के लिए मामलों को दोबारा खोलने की समय सीमा को घटाकर 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। किंतु 50 लाख या उससे बड़े के अगर कोई फ्रॉड पकड़ में आता है तो उसके लिए जो सीमा है वो अभी कितनी रखी गई है, 10 वर्ष की रखी गई है। अब प्रत्यक्ष कर की बात करें तो जीएसटी को आसान बनाया जाएगा। एसएमएस के माध्यम से शून्य रिटर्न, छोटे करदाताओं के लिए मासिक और त्रैमासिक भुगतान की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति प्रणाली, वैध इनपुट टैक्स विवरण, पहले से भरा हुआ परिवर्तन करने योग्य जीएसटी रिटर्न, रिटर्न फाइलिंग का शीघ्र निपटान, जीएसटीएन प्रणाली की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। कर प्राप्त करने वाले लोगों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गहन विश्लेषण का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद क्या महंगे हुए क्या सस्ते हुए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। मोबाइल के कुछ पुर्जे शुल्क को 0 से बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है। स्टील पे जो ड्यूटी लगती है उसमें 7.5% की कमी की गई है। इसके बाद घरेलू निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सोलर इन्वर्टर पर शुल्क जो है 5% से 20% किया गया है और सोलर लालटेन पर 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, ताकि आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा नारा है उसे सही में मजबूती मिल सके।
सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं जो आप कहीं अगर लिखते हैं तो लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2.76 लाख करोड़ रुपए इसके तहत प्रदान किए गए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया। 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस दिए गए। 40 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों, जरूरतमंदों को सीधे नगद धनराशि का अंतरण किया गया। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 23 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, जो कि जीडीपी का 10% से ज़्यादा है। इसके बाद पैकेज 1, 2, 3, इसके अलावा 5 छोटे बजटों जैसी घोषणाएं भी बाद में की गई। अब मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी बातें हैं कि इससे हुआ क्या। तो संरचनात्मक सुधार, एक देश एक राशन कार्ड, कृषि और श्रम सुधार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को पुनर्परिभाषित किया गया, खनन क्षेत्र को वाणिज्यीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का निजीकरण, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई की ताज़ा स्थिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2021 भारतीय इतिहास की कौन कौन सी उपलब्धियों का वर्ष रहेगा, क्योंकि जब इस तरह के कोई भी बड़े इवेंट जब गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है तो वहाँ से मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो 2021 में क्या क्या इंडिया सेलिब्रेट करेगा? भारत की आज़ादी के 75वां वर्ष रहेगा, 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत में गोवा के शामिल होने के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यानी कि भारत और पाकिस्तान संबंधों के 50 वर्ष के आपको उतार चढ़ाव के बनाकर एक प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस में। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष है। ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अब भारत की बारी आई है। चंद्रयान 3 मिशन का वर्ष है और हरिद्वार का महाकुंभ। आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प क्या क्या है? राष्ट्र पहले, नेशन फर्स्ट, किसानों की आय दुगनी करना, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास। इस तरीके का जब आप पॉइंट लिखते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो सबसे राष्ट्र पहले हो, किसानों की आय दुगनी करना, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं को रोजगार, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास। इसके बाद बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है इस बजट की आखिरी में, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। विश्वास वह चिड़िया है जो प्रकाश की अनुभूति करती है। विश्वास वह चिड़िया है जो प्रकाश की अनुभूति करती है और तब गाती है जब भोर में अंधेरा बना ही रहता है। रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां हैं जिसके साथ इसकी अंत किया गया है। अब हम बिहार वाला पोर्शन को देख लेते हैं। वैसे तो बजट से जितनी बिहार को उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि जहाँ तक विशेष राज्य के दर्जे की बात थी उसके बारे में भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का भी बिहार के मुख्यमंत्री ने जो प्रोजेक्ट दिया था, बात कही थी, वो भी पूरी नहीं हुई है। मिला क्या है बजट में ये देख लेते हैं। तो बिहार के 45,945 गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। पटना सहित बिहार के जो टियर 2 शहरों को न्यू मेट्रो की सौगात मिल सकती है, जिसमें दरभंगा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर शामिल हैं। बिहार में 1078 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। 4000 समथिंग का करना था, जिसमें 3000 ऑलरेडी पूरा हो चुका है और ये जो लक्ष्य है 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बिहार में करीब 239 किलोमीटर का हिस्सा है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, डेहरी, सोननगर से वर्धमान होने वाली जो रूट है उसमें यह 249 किलोमीटर लंबी लाइन पड़ती है। इसके साथ ही साथ जो स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट को एलोकेशन को लगभग 137% इंक्रीज किया गया है, उसमें भी बिहार को एक बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है। तो ये रहा बजट का एक ब्रीफ आइडिया, जो कि अगर आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का भी इसी तरीके का कंपाइलेशन लेकर आपके लिए उपस्थित हों, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।